स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ ले ह्यूमैनिटीज। मैं हूं आपकी अनुष्या दीदी और आज के क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का सेकेंड चैप्टर विच इज राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जिसने भी क्लास को ज्वाइन कर लिया है जल्दी जल्दी क्लास को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे और भी क्लासेस के लिए। इस चैप्टर में जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, आपको बताया जाएगा कि हमारे संविधान में हमें किस टाइप के राइट्स, किस टाइप के हक दिए जाते हैं। तो आपने कुछ टर्म्स सुने होंगे जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी, ये सब क्या हैं, इनका क्या पर्पस होता है, ये सारी चीजें हम लोग इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में इस पूरे चैप्टर को हमें इन डिटेल कवर करना है। तो चलो जल्दी से देखते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या समझेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद इन टॉपिक्स के ऊपर आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो व्हाट आर आर वेरियस फंडामेंटल राइट्स, हमारे संविधान में कौन कौन से अलग अलग हमें राइट्स दिए जाते हैं। ठीक है, इन राइट्स को हम प्रोटेक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, जुडिशरी का क्या रोल होता है कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने में, हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करने में, और फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में क्या डिफरेंस होता है। ये सारी चीजें धीरे धीरे जैसे हम चैप्टर को कवर करेंगे आपको समझ आती जाएंगी। ठीक है, चलो तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा द इम्पोर्टेंस ऑफ राइट्स। राइट्स मतलब हक हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है वो जरा हम समझते हैं। तो ये समझने के लिए हम एक केस स्टडी को उठाएंगे, एक कहानी के थ्रू समझेंगे। ठीक है, तो ये बात है 1982 की। 1982 में क्या चल रहा था, एशियन गेम्स के लिए कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। तो हमारी गवर्नमेंट ने क्या करा, कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स को काम पर लगाया। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्टर्स ने क्या करा, कॉन्ट्रैक्टर्स ने बहुत सारे पुअर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को हायर करा। ठीक है, उनको काम पर लगाया। एंड ये जो पुअर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स थे, इनको बहुत ही खराब कंडीशन में काम कराया जाता था। ठीक है, इनके वर्किंग कंडीशंस बहुत ही खराब थे और इन्हें मिनिमम वेजेस भी नहीं दिए जाते थे। मिनिमम वेजेस मतलब हमारी गवर्नमेंट एक अमाउंट को फिक्स करती है कि अगर तुम किसी से काम निकलवा रहे हो तो तुम्हें कम से कम इतनी सैलरी तो देनी ही होगी। पर इन पुअर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को मिनिमम वेजेस से भी कम सैलरी दी जाती है। तो बहुत ही बेकार कंडीशन में ये लोग काम कर रहे थे 1982 में। इस दौरान क्या होता है, कुछ सोशल साइंटिस्ट, अ टीम ऑफ सोशल साइंटिस्ट क्या करते हैं, ये लोग सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन करते हैं। ठीक है, इन्होंने कहा कि जरा देखो कि आप लोगों ने जिन पुअर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को हायर करा है उनको आप कितने बुरे कंडीशंस में काम करा रहे हो। ठीक है, दे आर्ग्यूड दैट एम्प्लॉइंग अ पर्सन टू वर्क फॉर लेस दैन मिनिमम वेज इज बेगार और फोर्स लेबर। इन्होंने ऐसा कहा कि अगर तुम किसी को काम पर लगा रहे हो और उसे बहुत ही कम सैलरी दे रहे हो तो वो बेगार या फिर फोर्स लेबर के बराबर हुआ। फोर्स लेबर मतलब किसी से जबरदस्ती काम करवाना और उसे पैसे भी ना देना ढंग से। ठीक है, और ये जो चीज है फोर्स लेबर या फिर बेगार सिस्टम, ये हमारे फंडामेंटल राइट के खिलाफ है। ठीक है, हमारे पास एक फंडामेंटल राइट है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मतलब कोई आपको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ है। और हमारी जो कोर्ट है, हमारी कोर्ट ने एक्सेप्ट करा कि हाँ ये चीज बिल्कुल सही है एंड इट डायरेक्टेड द गवर्नमेंट टू एंश्योर। ठीक है, तो हमारी कोर्ट क्या करती है, वो गवर्नमेंट को डायरेक्ट करते हैं कि आप ये देखो कि जो थाउजेंड्स ऑफ वर्कर हैं उनको ठीक ठाक वेजेस दिए जा रहे हैं, उनके वर्किंग कंडीशन सही हैं। ठीक है, एक तो हमने ये केस स्टडी पढ़ा। इस केस स्टडी में क्या हुआ, हमने देखा कि लोगों को मिनिमम वेजेस नहीं मिल रहे थे। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन को कोई मान नहीं रहा था। अब हम एक और कहानी पढ़ते हैं। ठीक है, ये कहानी है मचाल लालुंग की। ठीक है, तो यहाँ पे उन्हीं की इमेज है। अभी मैं आपको बताती हूँ उनके बारे में, इनके साथ क्या हुआ था। तो जब ये 23 इयर्स ओल्ड थे ना, तो इनको अरेस्ट कर लिया जाता है। ये आसाम में मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट में रहते थे एंड इनको अरेस्ट कर लिया जाता है। इनके ऊपर इल्जाम क्या लगता है, फॉर कॉजिंग ग्रीवियस इंजरीज, कि इन्होंने किसी के ऊपर ग्रीवियस इंजरीज करी है प्रोटेस्ट के दौरान। ठीक है, अब किसी को अरेस्ट करने के बाद क्या करते हैं, उन्हें कोर्ट में ले जाया जाता है ना, वहां पे ही कैन प्लीड फॉर हिमसेल्फ। तो इनके साथ क्या होता है, जब इन्हें कोर्ट जाना होता है तो लोग पता लगाते हैं कि ये मेंटली स्टेबल नहीं है। ठीक है, उस दौरान ये मेंटली अनस्टेबल थे, तो ये ट्रायल पे नहीं जा पाते।
ठीक है। तो अब क्योंकि ये मेंटली स्टेबल नहीं थे, इनको वापस भेज दिया जाता है। ठीक है, थोड़े टाइम के बाद इन्हें मेंटल हॉस्पिटल में डाल दिया जाता है तेजपुर में ट्रीटमेंट के लिए। अब मेंटल हॉस्पिटल के लोग बार बार बोलते रहते हैं कि जो मचाल हैं अब वो ठीक हो चुके हैं। ठीक है, वो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, आप उनका ट्रायल कराओ। ठीक है, अब वो बिल्कुल फिट हैं, वो ट्रायल में जा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं। पर किसी ने इस चीज के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। जो मचाल हैं, हालांकि वो ठीक हो चुके थे, पर फिर भी उनकी ट्रायल की बारी ही नहीं आई एंड वो बहुत सालों तक जेल में ही रहे। ठीक है, एंड जुलाई 2005 में फाइनली उन्हें रिलीज करा जाता है। तब तक उनकी एज कितनी हो जाती है? 77। ठीक है, तो जब वो सिर्फ 23 इयर्स ओल्ड थे तब उन्हें अरेस्ट किया जाता है। ठीक है, और मतलब वो उस दौरान मेंटली अनस्टेबल थे, कुछ सालों के अंदर वो ठीक भी हो जाते हैं, पर उसके बाद उनके ट्रायल की बारी ही नहीं आती। और जब ट्रायल होता है ना फाइनली 77 के अराउंड, तब पता चलता है कि इनकी कोई गलती थी भी नहीं। तो एक तरीके से हम देख सकते हैं कि इनकी तो पूरी लाइफ वेस्ट हो गई जस्ट बिकॉज इन्हें टाइम पर जस्टिस नहीं मिला। एक कोटेशन कही जाती है, आप लोगों ने सुना भी होगा, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। ठीक है, कि अगर किसी को जस्टिस बहुत टाइम बाद मिल रहा है तो वो जस्टिस ना मिलने के बराबर है ना। आपको क्या लगता है इस केस में कोई जस्टिस मिली इन्हें? इनकी तो पूरी लाइफ निकल गई, है ना। तो यहाँ इनके साथ जो हुआ ये भी बहुत ज्यादा गलत था। इन्होंने 54 इयर्स अपने लाइफ के जुडिशियल कस्टडी में बिता दिए, जबकि इनके साथ मतलब इन्होंने कुछ गलत करा भी नहीं था। He was freed when a team appointed by National Human Rights Commission intervened. ठीक है, तो इन्हें फ्री कब किया गया? जब नेशनल ह्यूमन राइट्स के कमीशन के कुछ टीम मेंबर्स ने इंटरफेयर करा और कहा कि प्लीज इनके केस को उठाओ। ओके, मचाल्स एंटायर लाइफ वॉज वेस्टेड। ठीक है, उनका जो पूरा लाइफ था वो वेस्ट हो गया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें एक हक दिया जाता है, ठीक है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, कि हमारे पास ये हक है कि हम अपने लाइफ को डिसेंट तरीके से जी पाएं और लिबर्टी मतलब आज़ादी हमें दी जाए। पर इस कहानी को पढ़ के हमें ये श्योरिटी मिलती है कि नहीं, काफ़ी सारी ऐसे केसेस हैं जहाँ पे हमें ये राइट्स नहीं मिल रहे हैं। ओके, चलो, तो ये कुछ केस स्टडीज थे जिससे आपको बताया जा रहा है कि डेली लाइफ में हमें कौन कौन से राइट्स मिलते हैं या नहीं मिलते। ठीक है, चलो अब हम पढ़ते हैं बिल ऑफ राइट्स के बारे में। ठीक है, बिल ऑफ राइट्स क्या होता है वो समझते हैं। ठीक है, तो अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज बिल ऑफ राइट्स, तो आप क्या लिखोगे? अ लिस्ट ऑफ राइट्स मेंशन्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड द बिल ऑफ राइट्स। तो ज्यादातर डेमोक्रेटिक कंट्रीज में क्या होता है, उनके संविधान में एक लिस्ट होती है और उस लिस्ट में हमारे सारे राइट्स को मेंशन किया जाता है कि ये कुछ राइट्स हैं जो कि संविधान प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है, और दे रहा है अपने सिटीजन को। तो उस लिस्ट को हम कहते हैं बिल ऑफ राइट्स। ठीक है, अ बिल ऑफ राइट प्रोहिबिट्स गवर्नमेंट फ्रॉम दस एक्टिंग अगेंस्ट द राइट्स। हम क्यों बनाते हैं बिल ऑफ राइट्स? ताकि गवर्नमेंट उन राइट्स के खिलाफ कुछ ना कर पाए। ठीक है, और इससे क्या होता है, हमें रेमेडी मिलता है। रेमेडी मतलब सॉल्यूशन। तो इन केस आपको कभी लगता है कि आपको राइट्स नहीं मिल रहे, तो बिल ऑफ राइट्स हम बनाते ही इसलिए हैं ताकि हम अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर पाए, गवर्नमेंट उन राइट्स के खिलाफ कुछ ना कर पाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान में कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं वो अभी हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बहुत पहले, आज़ादी मिलने से भी पहले, 1947 में आज़ादी मिली थी ना, तो 1928 के अराउंड ही मोतीलाल नेहरू कमिटी डिमांड करते हैं कि हमें तो बिल ऑफ राइट्स की ज़रूरत है। ठीक है, तो इस दौरान ही धीरे धीरे बात होने लग जाती है कि हमारे लिए राइट्स कितने ज़रूरी हैं। ठीक है, और नेक्स्ट, हमारे संविधान में वैसे तो हक, राइट्स बहुत सारे हैं, पर कुछ ऐसे राइट्स हैं जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उन राइट्स को हम कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो इतने इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल राइट्स कि इनको हमने संविधान में अलग से मेंशन कर रखा है कि बाकी सारे राइट्स तो इंपॉर्टेंट है ही, पर ये राइट्स हमारे लिए थोड़े और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ओके, ऑर्डिनरी राइट्स में बी चेंज बाय लेजिस्लेचर। जो बाकी ऑर्डिनरी लॉज हैं, ऑर्डिनरी राइट्स हैं, वो ऑर्डिनरी तरीके से चेंज भी हो सकते हैं, पर अगर आपको फंडामेंटल राइट्स को चेंज करना है तो आपको बहुत ही मुश्किल तरीके से संविधान को अमेंड करना पड़ेगा। नेक्स्ट,
फंडामेंटल राइट्स में जो भी राइट्स लिखे गए हैं, हमारे गवर्नमेंट का कोई भी ऑफिसर या गवर्नमेंट का कोई भी ऑर्गन उन राइट्स को वायलेट नहीं कर सकते, ठीक है। However, फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, ठीक है। आपको सुन के लग रहा होगा कि फंडामेंटल राइट्स बहुत ही ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, तो ये एब्सोल्यूट होंगे। एब्सोल्यूट मतलब आपको लग रहा होगा कि फंडामेंटल राइट्स अनलिमिटेड होंगे, तो ऐसा नहीं है, दे आर नॉट एब्सोल्यूट। तो वैसे तो आपको जैसे जैसे हम आगे जाएंगे प्रॉपर एग्जाम्पल दे के समझाया जाएगा, पर क्योंकि अभी हम ये पॉइंट पढ़ ही रहे हैं तो मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देती हूँ। जैसे एक हमारा फंडामेंटल राइट होता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, है ना। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को कुछ भी बोल दो, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी बोलना अलाउड है, आप किसी को गाली दे दो, रुला दो, इंसल्ट कर दो, ये सब करना आपको अलाउड नहीं है, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं है कि फंडामेंटल राइट्स हमारे अनलिमिटेड राइट्स हैं। फंडामेंटल राइट्स को भी हमने इधर उधर थोड़ा बहुत मतलब रोक टोक रखा है ताकि लोग उसे मिसयूज ना करें। चलो तो फंडामेंटल राइट्स देखते हैं हम लोग अपने, ठीक है। तो ये सारे हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। मैंने इसी चैनल पे एक शॉर्ट भी बना रखा है फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड, ठीक है। और उसमें मैंने आपको बता रखा है कि एक ऐसा फंडामेंटल राइट था, मतलब इस लिस्ट में एक एक्स्ट्रा फंडामेंटल राइट हुआ करता था, पर फिर बाद में हमने उसे हटा दिया, ठीक है। एक एक्स्ट्रा फंडामेंटल राइट हुआ करता था इस लिस्ट में, फिर हमने बाद में उसे हटा दिया। वो कौन सा फंडामेंटल राइट था, वो आपका होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। आपको पता ही है मैं आपके कमेंट्स देखती हूँ, तो मुझे आइडिया लग जाएगा कौन कौन ध्यान से सुन रहा है क्लास में, ठीक है। चलो तो ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। अभी के लिए आप लोग नाम देख लो, अभी हम एक एक करके सारे फंडामेंटल राइट को डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं राइट टू इक्वालिटी से। इक्वालिटी मतलब हम सारे लोग बराबर हैं, है ना। तो राइट टू इक्वालिटी, तो राइट टू इक्वालिटी समझने के लिए भी हम एक केस स्टडी उठाएंगे, ठीक है। ये कहानी है स्वदेश कुमार की, एंड स्वदेश कुमार अपने गांव में जा रहे हैं, उनके साथ एक दोस्त भी है, ठीक है। एक दोस्त भी उनके साथ आए हैं। तो स्वदेश कुमार क्या करते हैं, वो अपने गांव में गए हैं अपने दोस्त के साथ, तो वो वहां पे चाय पीने जाते हैं, ठीक है। तो जो शॉपकीपर थे वो स्वदेश कुमार को तो जानते ही थे क्योंकि वो उसी गांव से थे, है ना। पर स्वदेश कुमार के साथ जो एक और इंसान, एक और दोस्त आ रखा था, वो उनसे उनका पूरा नाम पूछते हैं, और पूरा नाम पूछने के बाद उनको पता चल जाता है कि अच्छा, स्वदेश कुमार के साथ जो दोस्त आए हैं वो दलित हैं। तो शॉपकीपर क्या करते हैं, वो स्वदेश कुमार को एक बहुत ही अच्छा सा मग, बहुत ही अच्छे से कप में चाय देते हैं, और जो उनके दोस्त थे स्वदेश कुमार के, उनको वो जो अर्दन कप होता है ना, जो मिट्टी का बना हुआ होता है, तो उस कप से ये उनको चाय देते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल हमें इस कहानी से क्या सीखने को मिला कि जैसे ही शॉपकीपर को पता चला कि दोस्त दलित हैं, वो उनके साथ थोड़ा इंफीरियर ट्रीटमेंट करते हैं, मतलब स्वदेश को अच्छे कप में दिया और जो दलित थे उनको बेकार कप में चाय दी, ठीक है। तो ये क्या है, ये डिस्क्रिमिनेशन है, ये भेदभाव है, यहाँ पे इक्वालिटी है ही नहीं। इक्वालिटी क्या होता, अगर स्वदेश और स्वदेश के दोस्त को बराबर तरीके से ट्रीट किया जाता, दोनों को सेम कप में चाय दी जाती, तो ठीक है। चलो तो एक एग्जाम्पल हमने ये देख लिया कि हाँ, गांव में ऐसा होता है, ठीक है, अब भी होता है, ठीक है। इक्वालिटी हमारे इंडिया में 100% तरीके से अचीव नहीं हुई है। चलो तो नेक्स्ट क्या है, एक और एग्जाम्पल से समझते हैं हम कि कैसे इक्वालिटी लैकिंग है हमारे इंडिया में। एन ऑर्डर इज सर्व टू 4 न्यूज रीडर्स ऑफ अ टीवी चैनल दैट दे वुड नो लॉन्गर रीड द न्यूज ऑन स्क्रीन, ठीक है। तो एक टीवी चैनल है, टीवी चैनल ने क्या कहा, अपने 4 न्यूज रीडर से कहा कि तुम लोग अब से स्क्रीन के सामने आके न्यूज नहीं पढ़ सकते, ठीक है। तो 4 लोगों से कहा, और ये चारों के चारों जो लोग हैं ये विमेन हैं, ओके, दे आर विमेन, ओके। और जब इन्होंने पूछा कि क्यों यार हम लोग आके क्यों नहीं पढ़ सकते स्क्रीन पर, तो इन्हें ये रीजन दिया जाता है कि तुम्हारी एज 45 से ज्यादा हो गई है, तो इसीलिए अब हम तुम्हें स्क्रीन के सामने नहीं रखेंगे, ठीक है। पर यहाँ पे थोड़ी स्ट्रेंज बात ये थी कि उसी न्यूज चैनल पर 2 मेल न्यूज रीडर्स थे जिनकी एज 45 से भी ज्यादा हो गई थी,
ठीक है, तो ओवरऑल इस कहानी में क्या चल रहा है कि जो विमेन है उनको मना कर दिया कि तुम स्क्रीन के सामने नहीं आ सकते, तुम्हारी एज ज्यादा हो गई, पर जो मेन है उनको कोई मना नहीं कर रहा। तो पहले वाले केस में हमने क्या देखा कि लोग कास्ट के बेसिस पे भेदभाव कर रहे हैं, इस वाले केस में हमने क्या देखा कि लोग जेंडर के बेसिस पर भेदभाव कर रहे हैं। ओके, चलो तो अब राइट टू इक्वालिटी के बारे में समझते हैं। क्लियरली हमने जो अभी दो कहानियां पढ़ी, दे वर अगेंस्ट आर राइट टू इक्वालिटी, है ना, उसमें हमें राइट टू इक्वालिटी नहीं मिल रही थी। राइट टू इक्वालिटी होता क्या है वो समझते हैं। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी में आ जाता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ का क्या मतलब है कि हम सारे लोग कानून के सामने बराबर हैं, है ना, फर्क नहीं पड़ता कि कौन रिच है, कौन पुअर है, कौन किस कास्ट का है, कौन किस स्टेट से है, कौन किस रिलीजन से है, हम सारे लोगों के लिए कानून बराबर है, कानून हम सबके ऊपर बराबर तरीके से लागू किया जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट राइट टू इक्वालिटी में और क्या कह दिया जाता है कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर भेदभाव करना अलाउड नहीं है। नेक्स्ट, एवरीवन हैज इक्वल एक्सेस। ठीक है, सबके पास हक है कि वो शॉप, होटल्स, वेल, टैंक, बेदिंग घाट, रोड, ऐसे किसी भी पब्लिक एरिया में जाएं। ठीक है, अब आप सोच रहे होगे कि दीदी ये क्यों लिखा है बुक में, ये तो ऑब्वियस सी बात है, सबके पास हक है कि जाओ रोड में चलो। ठीक है, ये इसीलिए लिखा है क्योंकि हमने अपने इतिहास में अनफॉर्चुनेटली ये सब कर रखा है। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ भी रखा है छोटी क्लासेस में कि हम लोगों ने कास्टिज्म, भेदभाव, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा कर रखी हैं। जैसे वेल्स की अगर मैं बात करूं तो आपको पता होगा कि पहले के टाइम पे क्या होता था, अगर विलेज के बीच में एक वेल रखा हुआ है तो एक कुआं है, तो जो अनटचेबल्स होते थे या जो लोअर कास्ट के लोग होते थे उनको अलाउ नहीं किया जाता था वहां जाकर पानी पीना। ठीक है, तो हमारे राइट टू इक्वालिटी में कहा है कि ये सब करना गलत है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट के टाइम पर भी सबको इक्वल देखो, ऐसा नहीं करना कि अपर कास्ट वाले इंसान को जल्दी हायर कर लिया, लोअर कास्ट वाले इंसान को हायर ही नहीं कर रहे। तो अपॉर्चुनिटी भी सबको बराबर मिलनी चाहिए। अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश। ठीक है, अनटचेबिलिटी किसी भी फॉर्म में प्रैक्टिस करना इज नॉट ओके। एंड अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, ठीक है, टाइटल्स को अबॉलिश करना, लोग अपने नाम के सामने टाइटल्स लगा के अपने स्टेटस को और ऊपर दिखाने की कोशिश नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें देखो एकेडमिक टाइटल्स जैसे डॉक्टर, ये सारी चीजें, मिलिट्री के जो टाइटल्स होते हैं ये सब अलाउड है, बाकी और टाइटल्स अलाउड नहीं है। ठीक है, चलो तो अब इसमें ना एक चीज है जो ज्यादातर बच्चे और ज्यादातर लोग कहते हैं कि अगर इंडिया में इक्वालिटी है तो हम लोग रिजर्वेशन क्यों देते हैं। ठीक है, काफी सारे लोग ऐसे हैं जो रिजर्वेशन के खिलाफ बोलते हैं और कहते हैं कि दीदी अगर हमारे यहाँ पे इक्वालिटी है तो रिजर्वेशन हम लोग क्यों देते हैं, रिजर्वेशन तो इक्वालिटी के खिलाफ हुआ, है ना। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट रिजर्वेशन में हमारी बिल्कुल डेमोक्रेसी की स्पिरिट दिखती है। ठीक है, रिजर्वेशन का एसेंस क्या है, जैसे अगर मैं कहूँ कि लोअर कास्ट के लोगों को या फिर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को रिजर्वेशन दिया जाता है तो उसका स्पिरिट क्या है। अगर आप हमारी इंडिया की हिस्ट्री को उठाकर देखो तो थ्रू आउट आवर हिस्ट्री हमने बैकवर्ड क्लासेस को बिल्कुल एनकरेज नहीं करा। जब बाकी जनरल क्लासेस के लोग पढ़ रहे थे, डेवलप हो रहे थे, पैसा कमा रहे थे, उस टाइम पर जो लोअर कास्ट के लोग थे वो बेसिक राइट्स के लिए लड़ रहे थे, तो कहीं ना कहीं हम ही लोगों ने उन्हें रेस में पीछे धकेल दिया, है ना। तो अब उनको फिर से एनकरेज करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग उन्हें रिजर्वेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो आर्टिकल 16(4) है इसमें क्लैरिफाई किया जाता है कि रिजर्वेशन जैसी चीजें इक्वालिटी के खिलाफ नहीं है, बल्कि रिजर्वेशन जैसी चीजें इक्वालिटी को प्रमोट करती हैं। ओके, चलो तो इक्वालिटी पढ़ लिया हमने। नेक्स्ट राइट टू फ्रीडम। ठीक है, राइट टू फ्रीडम पढ़ते हैं। ठीक है, लिबर्टी का मतलब क्या होता है, फ्रीडम, आजादी। ठीक है, तो लिबर्टी का मतलब होता है कि आप अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है, आप अपने एक्शंस के थ्रू अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो, ये सब करने की आपको आजादी है। ठीक है, तो जैसा मैं कह रही थी फ्रीडम ऑफ स्पीच है आपके पास, जो चीज सही लगे वो आप बोल भी सकते हो। ठीक है, पर
आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने फ्रीडम को इस तरीके से एंजॉय करना है कि आप किसी और को परेशान ना करो विदाउट थ्रेटनिंग फ्रीडम ऑफ अदर्स। ठीक है, तो अगर आप फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर किसी को गाली दे रहे हो, किसी को रुला रहे हो, तो वो उस इंसान के राइट्स के खिलाफ होगा, है ना। तो याद रखना कि आप अपने राइट्स को एंजॉय कर सकते हो पर किसी और के राइट्स को वायलेट नहीं कर सकते। ठीक है, इसी में ही चलो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी पढ़ते हैं अब हम। ठीक है, तो इसमें हम आपको थोड़े से राइट्स बताएंगे जो कि लोगों के पास होते हैं व्हेन दे आर गेटिंग अरेस्टेड। ठीक है, तो नो वन कैन बी अरेस्टेड विदाउट बीइंग टोल्ड द ग्राउंड्स फॉर सच एन अरेस्ट। अगर किसी को अरेस्ट किया जा रहा है तो उन्हें समझाना होगा, बताना होगा कि उन्हें अरेस्ट क्यों किया जा रहा है। ठीक है, बिना बताए लोगों को अरेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट, इफ अरेस्टेड, मान लो किसी को अरेस्ट कर लिया, द पर्सन हैज द राइट टू डिफेंड हिमसेल्फ बाय अ लॉयर। ठीक है, तो अगर किसी को अरेस्ट कर लिया तो उस इंसान के पास हक है कि वो अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करे विद द हेल्प ऑफ अ लॉयर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इट इज ऑल्सो मैंडेटरी, हमने मैंडेटरी कर रखा है पुलिस के लिए कि अगर आप लोगों ने किसी को अरेस्ट करा है तो उन्हें नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास लेकर जाओ 24 आवर्स के अंदर अंदर। ठीक है, किसी जज के पास लेकर जाओ 24 आवर्स के अंदर अंदर। ठीक है, और मजिस्ट्रेट का काम होगा ये डिसाइड करना कि पुलिस ने जो अरेस्ट करा है जिस इंसान को, वो सही रीजन से करा है या नहीं करा। ठीक है, नेक्स्ट, दिस राइट ऑल्सो इंक्लूड्स राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी। ठीक है, इस राइट में ये भी इंक्लूड हो जाता है कि हमारे पास डिग्निटी हो। ठीक है, लोग आपके रिस्पेक्ट, इंटेग्रिटी को हर्ट ना करें और लोग आपको एक्सप्लॉइट भी ना करें। ठीक है, द कोर्ट हैज हेल्ड द राइट टू शेल्टर एंड लाइवलीहुड इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन राइट टू लाइफ। ठीक है, हमारी कोर्ट ने ये भी कहा है कि ये हक कि आपको एक डिसेंट शेल्टर मिले, ठीक है, डिसेंट लाइवलीहुड मिले, ये भी आपका राइट टू लाइफ में आ जाता है। इनफैक्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा ना कि इंडिया में पानी नहीं मिलता लोगों को, या फिर पोल्यूटेड वाटर मिलता है पीने को, तो ये सारी चीज़ें भी राइट टू लाइफ में आ जाती हैं कि लोगों को अब जीने के लिए पानी की तो ज़रूरत है ही, है ना, कि लोगों को डिसेंट अमाउंट में साफ पानी रेगुलरली मिलता रहे। ओके, चलो नेक्स्ट, प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है। ठीक है, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सारे बच्चे ध्यान से सुनना। कभी कभी क्या होता है, हमारी जो पुलिस है वो लोगों को सस्पिशन के बेसिस पर अरेस्ट कर सकती है। ठीक है, समटाइम्स अ पर्सन कैन बी अरेस्टेड सिंपली आउट ऑफ एन एप्रीहेंशन that he or she is likely to engage in unlawful activity। तो कभी कभी हमारी पुलिस क्या करती है, किसी को अरेस्ट करती है सिर्फ शक के ऊपर, सस्पिशन के ऊपर कि हो सकता है कि तुम कल कोई मतलब दंगे कर दो या कोई टेररिस्ट एक्टिविटी कर दो, हमें तुम पर शक हो रहा है इसलिए हम तुम्हें जेल में डाल रहे हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन। ठीक है, प्रिवेंट मतलब किसी चीज को होने से रोकना। तो पुलिस ऐसे कहती है कि हमें तुम पर शक है, हो सकता है कल को तुम कुछ मतलब क्राइम वगैरह कर दो, तो इसीलिए हम तुम्हें डिटेंशन में रख रहे हैं। तो इसे हम कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। ठीक है, पर प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्या होता है, सिर्फ 3 महीनों तक ही ये हो सकता है, उसके आगे तुम किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन कह के जेल में नहीं रख सकते। 3 महीनों के बाद क्या होता है, ऐसे केस में एक एडवाइजरी बोर्ड को बनाया जाता है और वो रिव्यू करते हैं कि क्या इस इंसान को प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखना सही है या सही नहीं है। ठीक है, पर हाँ, प्रिवेंटिव डिटेंशन में ये होता है बिल्कुल कि हमारी गवर्नमेंट इसे मिसयूज करती है। कई बार जो पुलिस है वो फालतू में लोगों को प्रिवेंटिव डिटेंशन कह के अंदर ऐसी 3 महीनों के लिए डाल देती हैं, एंड 3 महीनों के बाद काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर मतलब निकले भी नहीं, उनका एनकाउंटर हो जाता है या मतलब फॉर वॉट एवर रीज़न हमें फिर पता नहीं लग पाता उनके साथ क्या हुआ। तो गवर्नमेंट प्रिवेंटिव डिटेंशन को बहुत ज़्यादा मिसयूज करती है। ठीक है, चलो अदर फ्रीडम्स देखते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें ये भी याद रखना, प्रिवेंटिव डिटेंशन वैसे है तो अच्छी चीज़, ठीक है, इफ़ यूज करेक्टली ये मतलब बहुत ही बढ़िया चीज़ है, पर हाँ इसका मिसयूज किया जा रहा है। चलो ठीक है, तो अदर फ्रीडम्स के बारे में पढ़ते हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही एग्जाम्पल देकर बता दिया था। हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना, पर इट इज सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन, हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है। फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर आप कुछ भी नहीं बोल सकते। सिमिलरली फ्रीडम टू असेंबल, ठीक है, फ्रीडम टू असेंबल मतलब अगर आप कहीं पे असेंबल होना चाहते हो, 4-5 लोग कहीं पे मिलना चाहते हो तो मिल लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर पीसफुली,
ऐसे नहीं कि असेंबल होने के नाम पे सब लोग अपने घर से बंदूक वगैरह लेकर निकल रहे हो, ठीक है। पीसफुली, शांति से, विदाउट वेपन्स आप लोग असेंबल हो सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, आपको उस एरियाज के लॉज को मानते हुए असेंबल होना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कोविड के टाइम पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे, कर्फ्यू लगा दिए गए थे कि इस टाइम के अंदर सबको घर के अंदर चले जाना है। तो अगर आप उन कानूनों को तोड़कर कहीं पार्क में पार्टी कर रहे हो और कह रहे हो कि नहीं नहीं हमारे पास फ्रीडम टू असेंबल है, तो वो गलत है, ठीक है। चलो, राइट्स ऑफ अक्यूज्ड, ठीक है। अब नेक्स्ट हम राइट्स ऑफ अक्यूज्ड के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो राइट्स ऑफ अक्यूज्ड का क्या मतलब है? अक्यूज्ड शब्द का क्या मतलब है? मतलब एक ऐसा इंसान जिसके ऊपर हम इल्जाम लगा रहे हैं कि तूने ये करा, ठीक है। मतलब तुमने मर्डर करा, तुमने चोरी करी है, तो वो अक्यूज्ड हुआ, ठीक है। तो अक्यूज्ड के पास क्या क्या राइट्स होते हैं वो देखते हैं, ठीक है। अक्सर पता है क्या होता है, जैसे ही किसी को अक्यूज कर दिया जाता है ना, हम मान लेते हैं कि हाँ इसी ने ही करा होगा, ठीक है। बट दिस इज नॉट द राइट थिंग टू डू। हमें किसी को गिल्टी मानना ही नहीं चाहिए जब तक कोर्ट में पूरा ट्रायल नहीं हो जाता और फिर कोर्ट से जजमेंट नहीं आ जाता कि हाँ इसकी गलती है। किसी को अक्यूज करने का मतलब ये नहीं है कि हाँ उसी ने ही करा है, ठीक है। आप लोगों ने जॉनी डेप और एम्बर हर्ड वाला केस में भी सुना हो, बहुत ही फेमस था अभी रिसेंटली। तो उसमें भी क्या था, ठीक है, वो एक एग्जाम्पल है कि मतलब जैसे ही किसी के ऊपर चार्जेस लग जाते हैं हमें लगता है कि हाँ इसी इंसान की गलती होगी, है ना। तो ऐसे मोस्टली हर एक केस में होता है, पर आपको याद रखना है कि किसी के ऊपर चार्जेस, किसी को अक्यूज करने का मतलब ये नहीं है कि हाँ उसने गलती कर ही ली, ठीक है। कोर्ट का काम होता है वो जजमेंट निकालना कि किसकी गलती है किसकी नहीं है, ठीक है। तो टू एंश्योर अ फेयर ट्रायल, ठीक है, ये देखने के लिए कि कोर्ट में फेयर ट्रायल चले, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 राइट्स दिए गए हैं लोगों को। नो पर्सन वुड बी पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। एक ही गलती के लिए तुम एक इंसान को एक से ज्यादा बार पनिश नहीं कर सकते। मान लो एक इंसान है, उसने चोरी कर ली, ठीक है, और चोरी कर ली, एक बार करी और तुमने उसे पनिश कर दिया। अब ऐसे नहीं 6 महीने के बाद तुम उस इंसान को फिर से पकड़ लोगे, हाँ भाई तूने चोरी करी थी ना उस दिन, फिर से पनिशमेंट काट के आओ, ठीक है। तो एक ही बार पनिश किया जाता है। नेक्स्ट, नो लॉ शैल डिक्लेयर एनी एक्शन एज इलीगल फ्रॉम अ बैक डेट, ठीक है। लॉज ना हमारे बैक डेट से नहीं लगते, ठीक है। मान लो किसी एक इंसान ने कोई क्राइम करा, ठीक है, पर कोई कानून नहीं है उस क्राइम को मतलब इलीगल डिक्लेयर करने के लिए। मान लो 5 साल के बाद कोई कानून बना, ठीक है, और कह दिया गया कि उस इंसान ने जो क्राइम करा था उस टाइप के क्राइम करना अलाउड नहीं है, पर 5 साल बाद कानून बना। अब तुम पीछे के इवेंट को नहीं उठा सकते कि तुमने 5 साल पहले, कानून बनने के 5 साल पहले कुछ करा था ना, इसलिए हम तुम्हें जेल में डाल रहे हैं। तो हम ऐसे बैक डेट से काम नहीं करते, ठीक है। नो पर्सन शैल बी आस्क्ड टू गिव एविडेंस अगेंस्ट हिमसेल्फ, ठीक है। आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा हमारे चैनल पर एक शॉर्ट डला हुआ है जिसमें हम लोग चिप्स, हाँ चिप्स से रिलेटेड वो चल रहा है, ठीक है। तो उसमें मैं ही चिप्स खा गई थी, तो उसमें मैं बस तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रही थी। तुम लोग बहुत मतलब सेंटी हो गए थे उसमें, है ना, कि ये तो मतलब कुछ गलत ही सिखा रही हैं। मैं आपको ये बता रही थी कि कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए, कोई डरा नहीं सकता, धमका नहीं सकता आपको, ठीक है। चलो, तो ये हमारे कुछ राइट्स हैं जिनको यूज कर सकते हैं हम फेयर ट्रायल के लिए कोर्ट में, ठीक है। चलो, नेक्स्ट हक हमारा क्या है? फंडामेंटल राइट, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मतलब कोई आपको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में आ जाती हैं 3 चीजें, ठीक है। पॉइंट 1, फोर्स लेबर अलाउड नहीं है। फोर्स लेबर मतलब बेगार, जो हमने एशियन गेम्स के कंस्ट्रक्शन के टाइम पर देखा था, ठीक है। तो फोर्स लेबर, बेगार, ये अलाउड नहीं है। किसी से जबरदस्ती काम कराना, फिर उसे पेमेंट भी ना देना, ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट, ह्यूमन ट्रैफिकिंग अलाउड नहीं है। इंसानों को खरीदना, बेचना, स्लेव्स की तरह ट्रीट करना, ये सब अलाउड नहीं है। नेक्स्ट, जो छोटे बच्चे हैं, ठीक है, उनको, ठीक है, इनका भी एज है, ठीक है, चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14, तो बिलो द एज ऑफ 14 आप बच्चों को किसी हजार्डस काम पे नहीं लगा सकते, ठीक है। तो जैसे आप लोगों ने फायर क्रैकर इंडस्ट्री का सुना होगा, फायर क्रैकर इंडस्ट्रीज में अक्सर छोटे छोटे बच्चों को काम पर लगा दिया जाता है। तो 14 से बिलो हम किसी भी छोटे बच्चे को काम पर नहीं लगा सकते, इसे हम कहते हैं चाइल्ड लेबर, ठीक है। तो चाइल्ड लेबर भी अलाउड नहीं है। लोगों को डेंजरस फैक्ट्रीज या माइंस में छोटे छोटे बच्चों से काम करवाना, ये सब अलाउड नहीं है। नेक्स्ट, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है। हमारे संविधान में कहा है कि हम अपने रिलीजन को, अपने चॉइस के रिलीजन को प्रैक्टिस
कर सकते हैं। ये डेमोक्रेसी का एक बहुत ही ब्यूटीफुल सिंबल होता है। ठीक है, फ्रीडम ऑफ फेथ एंड वर्शिप इन इंडिया, हमारे इंडिया में फ्रीडम ऑफ फेथ एंड वर्शिप है। ठीक है, आप जिसको चाहो, जिस भगवान को चाहो वर्शिप कर सकते हो, जिस तरीके से चाहो, जिस रिचुअल से करना चाहो कर सकते हो। ठीक है, पर अगेन हमारी गवर्नमेंट ने काफी बार इंटरफेयर करा है। जब भी गवर्नमेंट को लगता है कि रिलीजन के नाम पर कुछ गलत चल रहा है, तब हमारी गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है। जैसे कि सती सिस्टम, सती सिस्टम पता है आप लोगों को? सती सिस्टम में क्या होता था, मान लो एक हस्बैंड और वाइफ हैं, हस्बैंड की डेथ हो गई तो हस्बैंड की डेड बॉडी को जलाया जाता है ना, क्रिमेट किया जाता है। तो जो वाइफ है, अब डेथ हो गई हस्बैंड की तो वो विडो है। ठीक है, तो विडो से बोला जाता है कि तुम भी उसी आग में कूद जाओ या मर जाओ। ठीक है, तो उसे सती सिस्टम कहते थे, हमने हटा दिया, बहुत ही मतलब इनह्यूमेन सिस्टम था। ठीक है, तो हम ऐसा नहीं कहते कि हाँ हाँ रिलीजन के नाम पे कर रहे हो बढ़िया कर लो, नहीं, जहां पे हमें लगता है कि रिलीजन के नाम पर कुछ गलत होता है वी इंटरफेयर। बायगैमी, ठीक है, एक से ज्यादा लोगों से शादी करना, ह्यूमन सैक्रिफाइसेस, ठीक है, ह्यूमन सैक्रिफाइस मतलब बलि चढ़ा देना, तो किसी छोटे बच्चे को बलि चढ़ा देना रिलीजन के नाम पर, ये सब करना गलत है। इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स, ठीक है, सारे रिलीजन बराबर हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कहीं पे कोई गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी है, तो कभी ऐसा नहीं बोला जाएगा कि हिंदूज के लिए है ये जॉब, या मुस्लिम्स के लिए है ये जॉब, या क्रिश्चियंस के लिए है ये जॉब। ठीक है, रिलीजन की बेसिस पर भेदभाव करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमने ये भी पढ़ रखा है कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो किसी रिलीजन को प्रमोट नहीं करते, है ना। ऐसा इसीलिए क्योंकि हम एक सेक्युलर कंट्री है, हम सारे रिलीजन को बराबर मानते हैं। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या माना जाता है, आपको पता ही है इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे बहुत सारे कल्चर के लोग हैं, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, और इस डाइवर्सिटी को हम अपनी ताकत, हम अपनी स्ट्रेंथ मानते हैं। ठीक है, तो एक फंडामेंटल राइट क्या है कि अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी को बिलोंग करते हो तो आपके पास पूरा पूरा हक है कि आप अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करो। ठीक है, तो ऑल माइनॉरिटीज, जो भी माइनॉरिटीज हैं रिलीजियस या लिंग्विस्टिक लैंग्वेज बेसिस पे जो माइनॉरिटीज हैं, वो अपने खुद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को ओपन कर सकते हैं और वो अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने की भी पूरी कोशिश कर सकते हैं, उसमें कुछ गलत नहीं है। नेक्स्ट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, हमारे जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी थे उन्होंने ऐसा कहा था कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी हमारे संविधान का हार्ट एंड सोल है। ठीक है, हार्ट एंड सोल है, क्योंकि इस राइट के बिना बाकी सारे राइट्स बेकार पड़ जाते हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी में कहा जाता है कि अगर आपको जिंदगी में कभी ऐसा लगे कि आपको फंडामेंटल राइट्स नहीं मिल रहे, तो ऐसे में आप डायरेक्टली कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो, डायरेक्टली हाई कोर्ट जाओ या सुप्रीम कोर्ट जाओ और आपको वहां पे सॉल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है, तो हमारे जो कोर्ट्स है ना वो कुछ रिट्स मतलब कुछ कमांड, कुछ ऑर्डर्स को यूज करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को प्रोवाइड करने में। ठीक है, तो एक है हेबियस कॉर्पस, अब ये इनको जरा ध्यान से सुनते रहना, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, हेबियस कॉर्पस क्या होता है? अ रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस मींस कोर्ट ऑर्डर्स दैट द अरेस्टेड पर्सन शुड बी प्रेजेंटेड बिफोर इट। हेबियस कॉर्पस का मतलब है कि जिसको अरेस्ट करा है उसे कोर्ट के सामने प्रेजेंट करो। ठीक है, और इसमें एक और चीज कही जाती है, टू सेट फ्री एन अरेस्टेड पर्सन इफ द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट आर नॉट सेटिस्फैक्ट्री। तो अगर कोर्ट को लगता है कि किसी को फालतू में अरेस्ट करा है, सेटिस्फैक्ट्री रीजन के लिए अरेस्ट नहीं करा, तो कोर्ट कह सकती है कि उसे छोड़ दो। ठीक है, उसे सेट फ्री कर दो, छोड़ दो, तो ये भी हेबियस कॉर्पस के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट है मैंडेमस, इसमें क्या होता है? व्हेन कोर्ट फाइंड्स दैट पर्टिकुलर ऑफिस होल्डर इज नॉट डूइंग लीगल ड्यूटी and is thereby infringing on the right of an individual। जब कोर्ट को पता चल जाता है कि एक कोई ऑफिस होल्डर है, मान लो कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है, वो अपने काम को लीगल तरीके से नहीं कर रहे, ठीक है, मान लो करप्शन वगैरह कर रहे हैं, तो कोर्ट मैंडेमस रिट को इशू कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रोहिबिशन, it is used by higher court when lower court has considered a case going beyond its jurisdiction। ठीक है, तो जब हायर कोर्ट को लगता है कि लोअर कोर्ट, मान लो सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है कि किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने एक ऐसा केस उठा लिया जो उसके जुरिस्डिक्शन से भी बहुत बड़ा केस है, तो ऐसे में प्रोहिबिशन रिट को यूज किया जाता है। ठीक है, क्यो वारंटो क्या होता है? इफ कोर्ट फाइंड्स दैट अ पर्सन होल्डिंग ऑफिस बट इज नॉट एंटाइटल्ड टू होल्ड दैट ऑफिस। मान लो कोई एक ऐसा इंसान है जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है, ठीक है, बट ही और शी इज नॉट एलिजिबल। ठीक है, उसका मतलब
एलिजिबिलिटी नहीं है, उतनी क्वालिफिकेशन नहीं है कि वो उस पोजीशन को होल्ड करे, तो ऐसे में कोर्ट के लोग इंटरफेयर कर सकते हैं क्यों वारंटो रिट निकाल कर। ठीक है, नेक्स्ट सर्टियोरारी क्या होता है? इस रिट में कहा जाता है द कोर्ट ऑर्डर्स लोअर कोर्ट और अनदर अथॉरिटी टू ट्रांसफर अ मैटर पेंडिंग बिफोर इट टू हायर अथॉरिटी। तो अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि किसी हाई कोर्ट में मान लो कोई केस है जो पेंडिंग चल रहा है, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट कह सकती है कि आप मुझे वो ट्रांसफर कर दो वो केस, इसे सर्टियोरारी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट रिट्स हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो कोर्ट्स के अलावा भी कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जो हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे कि राइट्स ऑफ विमेन, माइनॉरिटीज और दलित्स के राइट को प्रोटेक्ट करते हैं। एक के बारे में हमने पढ़ा भी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ठीक है, तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन भी हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, एनएचआरसी कहते हैं हम इसे शॉर्ट में। एनएचआरसी में कौन कौन होता है? कंपोज्ड ऑफ फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के फॉर्मर चीफ जस्टिस होते हैं, फॉर्मर जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, फॉर्मर चीफ जस्टिस होते हैं हाई कोर्ट के, और 2 ऐसे मेंबर्स होते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है ह्यूमन राइट्स के मैटर्स पर, उन लोगों को रखा जाता है। द कमीशन रिसीव्स कंप्लेंट्स इन थाउजेंड्स एवरी ईयर। हर साल हजारों में लोग कंप्लेंट्स लेकर जाते हैं कमीशन के पास। एंड किन चीज़ों से, किन टॉपिक से रिलेटेड कंप्लेंट्स होते हैं? डेथ्स, कस्टोडियल रेप, डिसअपेयरेंस, पुलिस एक्सेसेस। ठीक है, फेलियर इन टेकिंग एक्शंस, अलग अलग चीज़ों के लिए लोग कंप्लेन करने जाते हैं। ठीक है, द कमीशन डज नॉट हैव पावर ऑफ प्रोसिक्यूशन, इट कैन मेयरली मेक रिकमेंडेशन। अब ये जो कमीशन है ये खुद सारा जजमेंट नहीं सुना सकती कि ऐसा ऐसा कर दो, इस इंसान को जेल में डाल दो, ऐसा नहीं कर सकती। इस कमीशन के लोग गवर्नमेंट को रिकमेंडेशंस दे सकती हैं। ठीक है, चलो, तो अभी हमने सारे अपने फंडामेंटल राइट्स को समझ लिया। अब हम थोड़ा डीपीएसपी के बारे में बात करते हैं। होता क्या है डीपीएसपी? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, इसे हम डीपीएसपी कहते हैं शॉर्ट में। ये कुछ गाइडलाइंस हैं जो कि हमारे संविधान में लिखे हुए हैं, बट दे आर, ये याद रखना, नॉट मेड लीगली एनफोर्सेबल। जैसे अगर फंडामेंटल राइट्स हमें नहीं मिलते तो हम कोर्ट चले जाते हैं, है ना, पर डीपीएसपी लीगली एनफोर्सेबल नहीं है। ये कुछ गाइडलाइंस है, मानना है तो मानो, बढ़िया है। ठीक है, पर मतलब लीगली एनफोर्सेबल नहीं है ये। ठीक है, तो डीपीएसपी का मेन मकसद क्या होता है, मेन गोल क्या होता है? ठीक है, द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव दैट वी एज अ सोसाइटी शुड अडॉप्ट। डीपीएसपी में ये बताया जाता है कि एज अ सोसाइटी हमारे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, सर्टेन राइट्स दैट इंडिविजुअल शुड एंजॉय। फंडामेंटल राइट्स के अलावा ऐसे कौन से राइट्स हैं जो कि हम सिटीजन्स को एंजॉय करने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, कुछ ऐसी पॉलिसीज बताई गई हैं जो कि गवर्नमेंट को अडॉप्ट करनी चाहिए। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने डीपीएसपी को फॉलो भी करा है, ऐसा नहीं है कि हम इग्नोर करते रहते हैं। जैसे बहुत सारे जमींदारी अबॉलिशन बिल्स लेके आई है हमारी गवर्नमेंट, बहुत सारे बैंक्स को नेशनलाइज करा। ठीक है, फैक्ट्री लॉज बनाए, मिनिमम वेजेस का कॉन्सेप्ट लेकर आई। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों से, रिजर्वेशन से भी हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है? डीपीएसपी के कॉन्सेप्ट्स को ही फॉलो कर रही है। ठीक है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में क्या क्या इंक्लूड हो जाता है? जो राइट टू एजुकेशन है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का फॉर्मेशन, ठीक है, ये सारी चीजें, मिड डे मील स्कीम, ये सब डीपीएसपी को सोचते हुए ही हमने बनाया है। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स। ओके, तो देखो हमारे पास राइट्स तो हैं, हक तो हैं, पर एज सिटीजन्स हमारा कुछ फर्ज भी तो बनता है ना, कुछ ऐसी ड्यूटीज हैं जो कि हमें एज सिटीजन्स करनी चाहिए देश के लिए, तो उन्हें हम कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। 1976 में 42nd अमेंडमेंट हमने करा अपने संविधान में, और फिर हमने फंडामेंटल ड्यूटीज को डाला। ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज क्या क्या होते हैं हमारे बुक में बता नहीं रखा है, पर मैं आपको बता रही हूँ कि हमारे ड्यूटीज क्या क्या हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को मानना, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, इन सारी चीज़ों को रिस्पेक्ट करना। ठीक है, टू चेरिश एंड फॉलो नोबल आइडियाज विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल, जो हमारे नेशनल स्ट्रगल को इंस्पायर करती हैं। ठीक है, उन आइडियाज को चेरिश करना, प्रोटेक्ट करना। नेक्स्ट, हमारे इंडिया की यूनिटी और इंटेग्रिटी को प्रमोट करना, हार्मनी को प्रमोट करना, ब्रदरहुड को प्रमोट करना। ठीक है, ऐसी प्रैक्टिसेस ना करना जो कि विमेन के राइट्स के खिलाफ हो।
टू डिफेंड द कंट्री, ठीक है, कंट्री को डिफेंड करना, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द हेरिटेज, अपने कंट्री के हेरिटेज और कल्चर को वैल्यू करना, प्रोटेक्ट करना, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करना, ऐसा नहीं कि हम लोग डैमेज कर रहे हैं, जला रहे हैं बसेस को, ये सब करना गलत है, ठीक है, साइंटिफिक टेम्पर रखना, एक क्यूरियोसिटी रखना, साइंटिफिक डेवलपमेंट करना कंट्री का, एक्सीलेंस की तरफ बढ़ने की कोशिश करना, ये सब हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। नेक्स्ट, रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स के बीच में क्या रिलेशन है? तो हम ऐसा कह सकते हैं कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी क्या है, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, ठीक है, ये दोनों साथ में मतलब कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। कैसे? फंडामेंटल राइट्स हमारी गवर्नमेंट को हमारे खिलाफ कुछ करने से रोकती हैं, ऑन दी अदर हैंड डीपीएसपी गवर्नमेंट को प्रमोट करती है कि तुम लोग कुछ करो लोगों के लिए, ठीक है। हाउएवर एट टाइम्स ऐसा भी हो रखा है हमारे सिस्टम में कि डीपीएसपी के चक्कर में कोई फंडामेंटल राइट हमारा फंस रहा हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ जमींदारी सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो हमने डिसाइड करा था कि जमींदारी सिस्टम हमारे इंडिया के लिए अच्छा नहीं है, तो हमने सोचा कि हम लोग क्या करेंगे, जमींदारी सिस्टम को हटाएंगे, क्योंकि बहुत सारे पुअर लोग जमींदारी सिस्टम में फंस जाते हैं, है ना। पर उस टाइम पे हमारे पास एक फंडामेंटल राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी, है ना। तो अगर हम जमींदारी सिस्टम को हटाते तो वो फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी के खिलाफ हो जाता, ठीक है। फिर हमने बहुत चर्चा करा, बहुत डिस्कशन करा कि क्या करें। फाइनली हमने 1978 में 44th अमेंडमेंट करा अपने संविधान में, और हमने राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटाकर उसे एक नॉर्मल सिंपल लीगल राइट बना दिया आर्टिकल 300A के नीचे, ठीक है। तो ऐसा भी हुआ है कि डीपीएसपी को प्रमोट करने के चक्कर में हम किसी फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट ना कर पाए हों। और बहुत सारे लोग ऐसा भी कहते हैं कि ऐसे तो गवर्नमेंट कभी भी ऐसा कर सकती है ना, कि कोई फंडामेंटल राइट अच्छा नहीं लग रहा तो उसे झट से हटा देगी, है ना, और उसे एक नॉर्मल लीगल राइट बना देंगे। तो कई बार डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स, इन सब के बीच में क्लैश भी होता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत डिबेट चलता रहा कि गवर्नमेंट के लिए तो बड़ा ही आसान है, फंडामेंटल राइट कभी भी हट सकता है। फाइनली क्या होता है, ये जो पूरी कंट्रोवर्सी थी ये सेटल करी जाती है केशवानंदा भारती केस में, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में। इन दिस केस द कोर्ट सेड दैट देयर आर सर्टेन बेसिक फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दैट कैन नॉट बी चेंज, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, हमारी जो कोर्ट है वो कहती है कि हमारे संविधान में कुछ ऐसी बेसिक चीजें हैं जिसे कोई भी नहीं बदल सकता, ठीक है। बेसिक फीचर्स हैं जिसे कोई भी नहीं बदल सकता, जैसे इक्वालिटी, ये हमारा बेसिक फीचर है। कल को कोई नेता आके या कल को कोई अमेंडमेंट हम ये नहीं कर सकते कि इक्वालिटी को हटा दो, ठीक है। तो ये चीज केशवानंदा भारती केस में सेटल की गई थी। इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। आई होप यहाँ तक सारे बच्चों को क्लियर है, कोई भी दिक्कत नहीं है, ये चैप्टर सुपर क्लियर हो गया है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि क्लास कैसी लगी, और ये भी बताना कि नेक्स्ट लेक्चर आपको कौन से चैप्टर से रिलेटेड चाहिए, ओके, कौन से सब्जेक्ट से, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, क्या चाहिए, चैप्टर नेम, ये सारी चीजें बताना, ओके। चलो बच्चों, सो आज के लिए इतना ही, दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।